रॉकेट और मिसाइलें जो अभी तक सिर्फ आर्मी के ठिकानों पर गिर रही थी, उन्होंने हाइफा में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। लोग मारे गए हैं कि नहीं, यह खबर अब तक नहीं है, लेकिन टूटे हुए मकानों की वीडियो चारों तरफ फैली हुई है। इस बीच में अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि अगर वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला नहीं करता है तो बदले में वो उसको ढेर सारा पैसा और हथियार देगा। CIA के जो चीफ है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है और इजराइल पर हमले के जो 1 साल पूरे हुए हैं उसके बाद भी हमास ने लगातार इजराइल पर हमला जारी रखा है। कल के हमले में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। ये और इसके साथ ढेर सारी खबरें लेकर हाजिर हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। आप लोग को मालूम है इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर। किबले अव्वल को बचाने के लिए फिलिस्तीन माशाल्लाह जो है क्या नहीं मुकाबले में खड़े हुए हैं। जो है क्या नहीं अभी ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर हमला किया हुआ है। जो और जो है तमाम मुसलमान ममालिक जो है क्या नहीं इजराइल के खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दिए। आज हमारे साथ अशोक पांडे सर जी जो है क्या हमें बताएंगे क्या मामला है जो है क्या नाम है ईरान का और इजराइल का। उसी वीडियो को रिएक्शन करने वाले हैं, तो आप लोग भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और वीडियो में खुश आमदीद। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल तक लगातार ये शोर मच रहा था कि यहां हमला करेगा इजराइल, वहां हमला करेगा, कहां हमला करेगा। लगातार खासतौर पे जो प्रो इजरायली ट्विटर्स हैं और बाकी सब हैं वो लगातार ऐसी खबरें ला रहे थे कि बस अब 48 घंटे के अंदर ईरान के ऊपर हमला होने वाला है, इजराइल हमला करने वाला है। हमारे यहाँ तो दुनिया के नक्शे से ईरान का नाम ही मिटा दिया था 4 दिन पहले ही गोदी मीडिया ने, वो सब आप जानते हैं। लगातार ये बात चल रही थी। इसके बीच में कल एक बहुत मजेदार खबर आई और मजेदार इसलिए भी है कि ये इजराइल के अपने अखबारों में, प्रो इजराइल अखबारों में भी ये खबर आई। इस खबर के हिसाब से बाइडेन ने ये कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं करता है या वहां कंट्रोल करता है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, यानी बाइडेन उसको और पैसा देंगे। अब आप सोच के देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि बाइडेन उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। जैसे छोटे बच्चे से हम लोग कहते हैं कि ये वाली बात मान जाओ तो चॉकलेट देंगे, वैसे बाइडेन ये कह रहे हैं कि अगर तुम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला नहीं करोगे तो हम तुमको और ज्यादा मदद करेंगे और ज्यादा पैसे देंगे। ये और ज्यादा मदद और पैसे किस लिए आप कर रहे हैं? हमला करने के लिए ही दे रहे हैं ना, तो फिर ये तमाशा करने की जरूरत क्या है? असल कहानी ये है, जो अमेरिका के कुछ अखबारों में ये खबर आई है, एनालिसिस आई है, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये खबर कहती है कि क्या वाकई इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला कर सकता है। और इस पूरी एनालिसिस में बहुत क्लियर है कि अगर वो हमला करने की कोशिश करता है तो इजराइल की अपनी तबाही आ जाएगी। इसलिए इजराइल के अंदर ही, ऊपर से चाहे नेतन्याहू जो भी बोल रहा हो, अंदर ही यह प्रेशर पड़ रहा है कि इस तरह का हमला ना किया जाए। और इसीलिए 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इस तरह का सारा शोर करने के बाद अब इजराइल के आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि हमला कब करना है और कहां करना है। दरअसल अभी तक जहां जहां उन्होंने हमला किया, चाहे उन्होंने लेबनान पे हमला किया, चाहे उन्होंने गजा में हमला किया, ये वो जगह थी जिनके पास अपना एयरफोर्स नहीं है और ये वो जगह थी जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पहली बात तो यह कि ईरान के पास बहुत शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको मैंने दिखाया था कि हथियारों, नंबर ऑफ आर्मी पर्सन, इन सारे मामलात में कहीं भी ईरान पीछे नहीं है इजराइल से, बल्कि कई मामलों में आगे है। दूसरा, रशिया ने उसको अभी बहुत मॉडर्न चीजें दिलाई हैं, बहुत मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम दिलाया है, नए हेलीकॉप्टर्स दिखाए हैं, फाइटर जेट दिलाए हैं और ईरान के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है रशिया में। तो इजराइल जानता है कि अगर ये जंग बड़ी हुई तो उसके खुद के लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए CIA चीफ का ये बयान बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर कई बार जो साइड लाइन में बात हो रही होती है वो मेन में जो बात चल रही होती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो CIA चीफ ने यह बयान दिया है कि इजराइल और ईरान दोनों फुल स्केल वार नहीं चाहते हैं, लेकिन मिस कैलकुलेशंस हो सकते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि अगर इजराइल कोशिश करता है या अगर इजराइल
सीधे सीधे हमला करता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन होगा। और अब तक तो ईरान बड़े वार को टाल रहा है, लेकिन अगर ये हुआ तो फिर बड़ा वार होगा जिसमें तबाही चारों तरफ होगी। ऐसा नहीं है कि इजराइल में तबाही नहीं होगी। जैसे हमास को आप देख लीजिए, जो सारा साइकोलॉजिकल वार चलता है, हम जानते हैं कितने सारे बच्चों को, कितनी सारी औरतों को, कितने सारे घरों को मार दिया इन लोगों ने, तबाह कर दिया। लेकिन एक आंकड़ा और भी है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और यह भी इजरायली अखबार का ही आंकड़ा है। अभी कल 7 अक्टूबर जब 1 साल पूरे हुए थे हमले के, उस 7 अक्टूबर को एक और सैनिक मारा गया है, और ये गजा के साथ लड़ाई में, हमास के साथ लड़ाई में, नार्दर्न पार्ट में मारा गया है। और इसके साथ केवल गजा में मारे जाने वाले जो सैनिक हैं उनका इजरायली अखबार जो नंबर बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है, वो 730 है, 730 है। 730 का आंकड़ा ये दे रहे हैं उनका जो मारे गए हैं। इसके अलावा कितने होंगे जो घायल हुए होंगे, कितने होंगे जिनके हाथ पांव काटने पड़े होंगे, और कितने होंगे जिनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। यानी मोटा मोटा जान लीजिए कि सारी चीजें दुनिया में ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि गजा में सब वो जीतते चले जा रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को उसके बावजूद गजा से हमला हो जाता है, गजा से मिसाइल निकलती है तो सीधे तेल अवीव पहुंचती है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इस पूरे पीरियड में उनके हजारों सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं, यानी नुकसान तो वहां भी हो रहा है। लेबनान के साथ लड़ाई में बता चुका हूं मैं आपको, कल लेबनान ने ढेर सारी मिसाइल्स फेंकी हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल्स फेंकी हैं। हजीलिया में सिग्नल हुआ, रेड सिग्नल उनका जो होता है वो हुआ, हाइफा के अंदर आके गिरी, और हाइफा में कम से कम ढेर सारे मकानों के टूटने की खबर आ रही है। कई सारे मकानों को नुकसान पहुंचा है। इंसानी जान गई है कि नहीं गई है मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मकानों को नुकसान तो पहुंचा है। तो नुकसान तो उनको भी हर तरफ से हो रहा है। इसीलिए साइकोलॉजिकल वार जो होता है, मीडिया वार जो होता है, वो करने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है मैं आपको बताता हूं। कल अचानक जो प्रो इजरायली ट्विटर हैंडल्स थे वो खबर चलाने लगे कि इस्फहान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, उसके पास एक्सप्लोजन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तरह का हमला हुआ है न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है इस्फहान में ईरान की, उसके पास। अब ये बहुत देर तक खबरें चलती रहीं। बाद में ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस्फहान में किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। ये होता है साइकोलॉजिकल वार। कुछ टाइम तक न्यूज चल रहा है, आपके लोग खुश हो गए कि वहां पर हमला हो गया, हमने नुकसान पहुंचा दिया, जबकि आप अभी हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और साइकोलॉजिकल वार्स के बारे में बताऊं। हमास के जो चीफ हैं याह्या सिनवार, उनके लिए खबर फैला दी गई कि वो मार दिए गए। अब यह खबर चल रही थी, लगातार आ रही है, याह्या सिनवार जिंदा है कि नहीं है। अब कतर के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि याह्या सिनवार न केवल जिंदा है बल्कि उसने नए तरीके से कांटेक्ट किया है। बहुत सीधी सी बात है कि जब हसन नसरुल्लाह को मारा गया तो याह्या सिनवार को भी लगा होगा कि मेरी लोकेशन इनको पता होंगी, इसलिए कुछ दिन तक वो बिल्कुल अपने सारे कनेक्शंस काट के अपनी जगह उन्होंने शिफ्ट की होगी, और शिफ्ट करने के बाद कतर को बताया होगा कि मैं जिंदा हूं, और अगर बातचीत कुछ हो रही है या कुछ भी हो रही है तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। और अकेले याह्या सिनवार नहीं है, जो इराकी मिलिशिया है उसके चीफ इस्माइल कानी के बारे में भी कहा गया कि इस्माइल कानी को मार दिया गया। इजराइल के न्यूज जो सारे चैनल्स हैं वहां पर चलने लगा कि इस्माइल कानी को मार दिया गया। वहां से भी खबर आई है कि इस्माइल कानी जो है वो पूरी तरह से जिंदा है और स्वस्थ है। ऐसे ही जो हिजबुल्लाह के नए चीफ बनाए जाने वाले हैं उनकी मौत को लेकर खबर चलाई गई। आज तक इजराइल उसको कंफर्म नहीं कर सका कि वो मारे गए हैं या जिंदा हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो जिंदा है, हालांकि हिजबुल्लाह ने भी इस पर कोई बयान शायद जानबूझकर नहीं दिया है कि इजराइल कुछ दिन तक इस धोखे में रहे कि वो मार दिए गए हैं ताकि उनको सही जगह पर शिफ्ट किया जा सके। ये जो साइकोलॉजिकल वार चलाते रहते हैं मीडिया के थ्रू, बाकी के थ्रू, मैं आपको बताऊं कि कल एक पत्रकार ने अमेरिका में एक चैनल के दफ्तर के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप जानते हैं यूट्यूब बहाने ढूंढता है हम जैसे लोगों के वीडियोस ब्लॉक करने के, तो मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन कल ट्विटर पर पूरे दिन उसकी वीडियो चलती रही जिसमें वो अपने ही चैनल के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि हमने धोखा दिया है, हमने गलत खबरें चलाई हैं इजराइल फलस्तीन पे, हमने इजराइल के फेवर में खबरें चलाई हैं।
इसके पहले भी इस तरह की बातें आ चुकी हैं कि कैसे जो वेस्टर्न गोदी मीडिया है, मैं हमेशा कहता हूं कि केवल हिंदुस्तान में गोदी मीडिया नहीं है, एक गोदी मीडिया वेस्ट में भी है जो लगातार गलत खबरें चलाता रहता है। लगातार पहले खबरें आई कि इतने सारे दुधुमे बच्चों को जला दिया हमास ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि मैंने अपनी आंख से वो वीडियो देखा है। बाद में पता चला कि वो गलत वीडियो था। बहुत सारी ऐसी बातें आई जो बाद में चेक होने पर पता चली कि पूरी तरह से गलत वीडियोस थे। तो वो साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता रहेगा। अमेरिका की कहानी तो ये है कि एक तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि जितनी मैंने बीबी की मदद की उतनी किसी ने नहीं की, और दूसरी तरफ जो यहूदी टोपी होती है वो टोपी लगाकर घूम रहे हैं ट्रंप। तो वहां पर तो जैसे कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा इजराइल के साथ रहता है। इसीलिए जब अमेरिका कहता है कि हमने इजराइल से कहा है कि लेबनान में वो ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ होते हैं, यानी इंसानी जो लॉ होते हैं, मानवता वाले जो लॉ होते हैं, मानवाधिकार के जो लॉ होते हैं, उन लॉज को फॉलो करे तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। तुम हथियार दे रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो, लगातार देख रहे हो बच्चों को मारा जा रहा है। लेबनान की बात करें तो तकरीबन 100 बच्चों को मार दिया गया है इन पिछले 11 दिनों में, और 650 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो घायल हैं। ये हरकत क्या अमेरिका नहीं जानता, और इसके बावजूद लगातार हथियार और पैसे अगर अमेरिका दे रहा है। अगर ब्रिटेन की संसद में कोई सवाल उठाता है कि इजराइल को हथियार भेजना बंद किया जाएगा क्या, और वहां का प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, इजराइल को हथियार लगातार जाता रहेगा, तो ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जिस तरह से वहां पर औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और ये सारा कुछ। लेकिन जो मैं साइकोलॉजिकल वारफेयर की बात कर रहा था उससे मैं थोड़ा दुखी इसलिए हूं क्योंकि कई बार जो बहुत हमारे प्रोग्रेसिव चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ध्रुव राठी के वीडियोस देखता हूं, उनकी जबरदस्त फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं। उन्होंने इजराइल पर एक वीडियो बनाया और जहां से शुरुआत की वहीं से कहा कि 7 अक्टूबर को यह लड़ाई शुरू हुई है। अरे 6 अक्टूबर का न्यूज उठा के आप देख लीजिए, 6 अक्टूबर को भी फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ था, और जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं वो तो 1899 का 1899 की बात मैं कर रहा हूं, जब अमेरिका के अखबार में जो जायनिस मीटिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट छपी थी और उसमें कहा गया था कि फलस्तीन में हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे। नक्बा देख लीजिए आप, जितना कुछ देखना है देख लीजिए। आप बहुत अच्छे बहुत सुंदर वीडियोस बनाते हैं, आपके वीडियोस दुनिया भर में देखे जाते हैं, लेकिन अपने तथ्य आपको सही रखने चाहिए, अपने तथ्य आपको सही देने चाहिए। जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है अगर उसके आधार पर आप तथ्य देंगे तो आप में और गोदी मीडिया में क्या फर्क रह जाएगा। 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई थी, जब से इजराइल ने कब्जा किया है फलस्तीन के ऊपर। यूएन के कितने सारे रेजोल्यूशंस हैं जिसको इजराइल ने कभी नहीं माना है। घटते घटते फलस्तीन केवल एक गजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक रह गया, और वो भी कब्जा करने की तैयारी है। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि लेबनान जो है वो इजराइल का हिस्सा है, और आप कहते हैं 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई है। मैं अपने साथी यूट्यूबर से कम उम्मीद करता हूं कि थोड़ा अच्छे से रिसर्च करें और हक के साथ खड़े हों। बाकी जो जालिम है उसके साथ खड़े होने वालों की पहले ही कमी नहीं है, उसमें लाइन लगा के खड़े हो जाने का क्या मतलब हो। खैर आगे बढ़ते हैं। कल 7 अक्टूबर था, आप जानते हैं 1 साल पूरे हुए थे, और कल बहुत सारा कुछ दुनिया भर में हुआ। अमेरिका में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में, दुनिया भर के मुल्कों में जुलूस निकले, दुनिया भर के मुल्कों से बयान आए। आर्दोगन का बयान जो टर्की से आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद पहली बार इतना खुल के अब जाके पिछले 2-3 महीनों से आर्दोगन बात कर रहे हैं। आर्दोगन ने सीधे सीधे फलस्तीन का मामला उठाया, इजराइल की आलोचना की, और ये मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं कि कुछ मुल्क अब लगातार इजराइल के खिलाफ कम से कम बोल रहे हैं, कुछ करें या ना करें। लेकिन कल की ही एक घटना मैं आपको और बताता हूं। इराक का एक लेफ्टिनेंट सऊदी अरबिया में गिरफ्तार किया गया। उसका दोष क्या था? उसका दोष बस इतना था कि उसने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में फलस्तीनी लोगों को समर्थन दिया था। और गिरफ्तार कहां होता है? सऊदी अरबिया में। तो जो सऊदी अरबिया कहता है कि फलस्तीन को आजाद करने के लिए हमने इतने मुल्कों का ग्रुप बनाया है, ये किया है, वो किया है, उसके जो क्राउन प्रिंस है वो अमेरिका में जाकर कहते हैं कि मुझे निजी तौर पे, पर्सनल तौर पे फलस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है। और आपके यहां उम्रा करने आया हुआ एक लेफ्टिनेंट जब वीडियो बनाता है फलस्तीन के सपोर्ट में तो आप उसको उठाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सारी चीजों का क्या मतलब है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर फलस्तीन को सबसे ज्यादा धोखा किसी ने दिया है तो उसके अपने अरब पड़ोसियों ने दिया है, जो जाकर इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहां की जो अवाम है वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ी है, लेकिन
लेकिन दाएं बाएं करके जाकर खड़े हो जाते हैं, सामने बयानात कुछ और देते हैं, अंदर हकीकत कुछ और होती है, जिसका नुकसान फलस्तीन को लगातार उठाना पड़ा है। इसी बीच में जब यह खबर आई है कि ईरान जो रेजिस्टेंस का एक्सिस है, यानी जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह शामिल है, जिसमें हूथी शामिल है, जिसमें इराकी मिलिशिया शामिल है, जिसमें सीरिया की मिलिशिया शामिल है, इन सबको और हमास भी शामिल है, इन सबको लेकर एक लीगल फ्रेमवर्क बना रहा है, जिसमें कानूनी तौर पर अपने यहां यह बात पास कराएगा कि यह सारा जो कॉम्बिनेशन है इन सब के साथ मिलकर जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो लीगल कॉम्बिनेशन है। अब जो वो मदद करे वो मदद लीगल मदद होगी ईरान के हिसाब से भी, और दुनिया को भी मानना पड़ेगा क्योंकि ईरान का कानून वो बन जाएगा। इस तरह का कोई बिल आने की उम्मीद है, इसकी चर्चा चल रही है। डिटेल जब खबर आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसी बीच में एक मजेदार खबर यह है कि इजराइल की एक स्पोर्ट्स साइट को, खेलों की साइट थी, उसको हैक कर लिया हमास के लोगों ने और उस पर अबू उबैदा का फोटो लगा दिया। एक बार यह भी चल रही है, इसके पहले यह भी खबर आई थी कि इजराइल की कई साइट्स को ईरान ने हैक किया है, और जाहिर तौर पर ईरान, हमास और लेबनान, इन सब का बहुत सारा इंटेलिजेंस इजराइल के पास है ही। तो जंग जारी है, जंग लगातार चल रही है। जो मैं पहले दिन से कह रहा था वो मैं अब भी कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह में अभी इजराइल ने कहा है वो एक और टुकड़ी लगाने वाला है ग्राउंड इन्वेजन के लिए, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में कोई बड़ी सफलता इजराइल को फिलहाल नहीं मिल रही है। ढेर सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें यह लग रहा है कि वहां के लोग, वहां के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। नार्दर्न गजा में पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं घर, लोग घर छोड़ के चले गए हैं। और अब हिजबुल्लाह जो मिसाइल्स फेंक रहा है उसमें जान के नुकसान की तो कोई बहुत खबर नहीं है, लेकिन टूटे हुए मकानों के सीन लगातार आ रहे हैं। यानी अगर यह लड़ाई आगे बढ़ेगी तो इजराइल के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है, लेबनान के लिए तो खतरनाक है ही। जाने कितने घर गिरा दिए गए हैं, लोगों को मारा गया है, 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, ये सब तो है ही। लेकिन अगर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो इजराइल के लोगों को भी ऐसे ही सीन देखने पड़ेंगे। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आवाज नहीं सिर्फ, क्योंकि आवाज तो हिब्रू में है, सिर्फ इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक सैनिक जो मारा गया था गोलन हाइट्स पे, जिसकी मैंने खबर दी थी, उसका जो अंतिम कफन दफन हो रहा है उसमें उसके मां और बाप खड़े हैं। इनके आंखों के आंसुओं को देखिए और इसके साथ देखिए आपकी फलस्तीन से लेकर लेबनान में ऐसे आंसू कितने माओ और बापों ने बहाए हैं। एक बार को छोड़ दीजिए, धर्म छोड़ दीजिए, देश छोड़ दीजिए, ये जितने लोग मारे जा रहे हैं, किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी न किसी की बीवियां हैं, किसी न किसी के हस्बैंड हैं। इन सारी मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एक आदमी का पागलपन है, नेतन्याहू का पागलपन है, जिसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबकी जान खतरे में डाल दी है। दुश्मनों की जान तो डाली ही है, अपनों की जान भी खतरे में डाली हुई है। जो अगवा किए हुए लोग हैं उनकी रिहाई की उम्मीद रोज खत्म होती जा रही है, और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जुलाई में जब एकदम फाइनल हो गया था सीज फायर, तो जानबूझकर नेतन्याहू ने एक ऐसी शर्त रख दी जिससे सीज फायर ना हो पाए। अब दुनिया के हुक्मरानों को सोचना है कि इस तरह के सीन देखकर वो कितने खुश होते रहेंगे। कब तक देखते रहेंगे खामोशी से ये सारे सीन? अगर वो ऐसे ही देखते रहेंगे तो लगातार खतरा बढ़ता रहेगा। इजराइल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं कर पा रहा है ईरान के ऊपर बड़े हमले की, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके निशानात सिर्फ खाड़ी तक नहीं रहेंगे, सारी दुनिया में आएंगे, आप और हम तक भी आएंगे, और जो सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।